हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 86 ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, which one of is related to ਕੂਕਾ ਜਰਨਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ इन्हों के द्वारा जोड़ा है बेसिकली आप इन्हों मेन फाउंडर इन्हों मन्या जाता है। ठीक है जी, बाबा बालक सिंह बाबा राम सिंह तो इन्हों के द्वारा एक पत्रिका एक जर्नल शुरू किया गया सीगा। तो उस जर्नल का नाम की है सतयुग निर्वैर अंजुमन पंजाब हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर है जी सतयुग। नैक्सट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन इज रिलेटेड टू गुरु गोबिंद सिंह जी। मतलब कि ऑप्शनस दे विच जिहड़ियां रचनावां दित्तियां होईयां ने यह गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा इन्हां दे विचों किहड़ी रचना लिखी गई हैगी है। जपजी साहिब, बचित्र नाटक, सुखमनी साहिब, आसा दी वार। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी बचित्र नाटक। हुण जपजी साहिब सॉरी तुहानूं पता है जी गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई हैगी है। ठीक है जी, तो अपने जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उन्होंने जिहड़ी आरंभिक बाणी है वो भी यही हैगी है। सो आसा दी वार है जिहड़ी आसा दी वार भी गुरु नानक देव जी की ही रचना आ जाती हैगी है। सुखमनी साहिब है जी ये अपने 5th गुरु अर्जन देव जी की। गुरु अर्जन देव। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं जी, विच बुक इज रिलेटेड टू सुरजीत पात्र। मतलब कि सुरजीत पात्र द्वारा किहड़ी बुक इन्हां दे विचों लिखी गई है। कागज ते कैनवस, बिरख अर्ज करे, सुंदरी, मड़ी दा दीवा। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी बिरख अर्ज करे। हुण इस तो इलावा जिहड़ा है जी इन्हां दी जिहड़ी फेमस बुक आ जाती है वो आ जाती है लफ्ज़ां दी दरगाह। लफ्ज़ां दी दरगाह बुक करके ही इन्हां नूं जिहड़ा है सरस्वती सम्मान अवार्ड भी मिला है। इस तो इलावा सुर जमीन हो गई, हवा विच लिखे हरफ हो गए, मतलब काफ़ी इन्हां दियां भी फेमस बुक्स हैगियां ने। नैक्सट आया जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भाई मनी सिंह जी इज ट्रू। मतलब कि हेठ लिखिया ऑप्शंस दे विचों भाई मनी सिंह जी के बारे किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी वो सही है। ही वॉज द कंपाइलर ऑफ आदि ग्रंथ साहिब, ही कंपाइल्ड दसम ग्रंथ, ही सर्वड एज द हैड ग्रंथी ऑफ हरमंदर साहिब। तो इहदे विचों दी आपां ने दसना जी भी किहड़ी ऑप्शन है जिहड़ी वो सही होएगी। हुण तुहानूं पता है जी आदि ग्रंथ साहिब की जिहड़ी बाणी कंपाइल की गई है, मतलब वो बाणी नूं इकट्ठा किया गया, संकलन किया गया है, कंपाइल की सीगी 5th गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है जी, बट उन्होंने जिहड़ा लिखा गया सीगा वो आदि ग्रंथ साहिब नूं लिखा गया सीगा भाई गुरदास जी द्वारा। ठीक है जी, जे तुहानूं इन्ना क भी आइडिया सी तां तुसीं इत्थे देखो, इत्थे लिखा है ही वॉज द कंपाइलर ऑफ आदि ग्रंथ साहिब। तो बेसिकली जिहड़े परसन ने मतलब अपने गुरु जी ने बाणी नूं की कहंदे ने कि इकट्ठा ही कीता जी, तो वो कंपाइलर सीगे। स्क्राइब्ड हुंदा है जिहड़े परसन ने वो लिखा होवे। ठीक है जी, तो स्क्राइब सीगे भाई गुरदास जी, तो लिखण वाले मतलब लिखण वाले भाई गुरदास जी ने, तो बाणी इकट्ठी की है गुरु अर्जन देव जी ने। तो इत्थों की ही तुसीं जजमेंट लगा सकते सी जी। पहला तो जिथे जिथे एक ऑप्शनस कट गई अपनिया, ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई, सारियां भी सही नहीं हो सकदियां, तो बची किहड़ी अपने कोले एक सी ऑप्शन बची। तो इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर सी। एक सच हैड ग्रंथी से भी क्वेश्चन आता है जी। तुहानूं पता है कि बाबा बुढ़ा जी ने जिहड़े ये अपने फर्स्ट हैड ग्रंथी रहे नेगे। ठीक है जी, बाबा बुढ़ा जी तो बाद जिहड़ा है भाई गुरदास जी दूसरे हैड ग्रंथी रहे ने जी, ते भाई मनी सिंह ने जिहड़े ये अपने 3rd हैड ग्रंथी रहे ने। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन जी, हैदर शेख मेला इज टेक प्लेस इन विच सिटी। मतलब पंजाब के जिहड़े मेले आ जाते हैं उन्होंने दे विचों जिहड़ा है एक हैदर शेख मेला लगता है जी। यह पंजाब के किहड़े शहर के विच लगदा? मलेरकोटला, सरहंद, फरीदकोट, जगराऊं। तो इसका सही आंसर होया ऑप्शन नंबर ए मलेरकोटला। नैक्सट आया जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतलुज रिवर इज नॉट करैक्ट। पहला तो यह देखो जी इत्थे नॉट करैक्ट पूछा है, करैक्ट नहीं है। इट ओरिजिनेट्स एट रकसताल लेक इन तिब्बत। मतलब कि यह रकसताल लेक जिहड़ी तिब्बत दे विच है उत्थों दी शुरू हुंदी है। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडस रिवर बेसिन। तीसरा है इट एंटर्स इंडिया एट जोजिला पास। तो इस दे विचों आपां ने गलत स्टेटमेंट दसनी है जिहड़ी सही नहीं हैगी। ओनली 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिहड़ी रकसताल है रकसताल तो यह शुरू हुंदी हैगी है
ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋਜੀਲਾ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ 3 ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟਸ ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਜੇਹਲਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਫ ਜਿਹਾ ਮੈਪ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय। ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਫ ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਵਾਈਸ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਸਐਚ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਪਟਿਆਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਬਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1969, 1963, 65, 62। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 1963। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ IK ਗੁਜਰਾਲ PTU ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੈਵਰ ਰੂਲਡ ਪੰਜਾਬ? ਹੁੰਜ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਅਹੋਮ, ਸ਼ੁੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਹੋਮ ਕਿੰਗਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁੰਜ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁੰਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਨਾਸ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਹੋਮ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਿਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਹੋਮ ਕਿੰਗਡਮ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 86th ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੋਇਲਸ ਇਜ਼ ਕਵਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ, ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਡ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये जो सारा एरिया है ये सारा अपना नॉर्दर्न प्लेन्स के जो मैदानी इलाका आ गया, जिहदे विचों दी अपना सब तो ज़्यादा जी मिट्टी पाई जाती है वो एलूवियल सॉइल है। तो एलूवियल सॉइल जी है सब तो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स के विचों है जी, वर्ल्ड की सब तो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स के विचों एक कंसीडर की जाती है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इन्हां दे विचों किस नूं कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए है जी, इट इज़ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ए स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन along with the dip in the growth and increase in unemployment. Third है जी, it is the situation where prices fall continually or have tendency to fall. Fourth है जी, it represents price rise in all goods and services but does not include food articles from the food sector and energy sector. तो इसका सही आंसर होया जी ऑप्शन नंबर डी। हुण पहली गल इन्फ्लेशन की हो गया जी, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन दे विच पहला तो मोटा जिहा हिसाब ला के चलो भी अपनी की है प्राइस किसी चीज़ का इनक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन दे विच की हुंदा है जदों आपां बेसिकली अपने फूड आर्टिकल्स, ठीक है जी, खाण पीण वाली आइटमां हो गई, तो जिहड़ा अपना एनर्जी सैक्टर दे विच जिवें अपने पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलीयम डीजल हो गया, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ प्राइस इन्हां नूं जोड़े बिना जदों आपां महंगाई नूं काउंट करते हैगे आ तां ओह अपनी हो जाती हैगी है कोर इन्फ्लेशन। जिवें तुसीं इस साल देखिया होना जी, इस साल अपने खाण पीण दी आइटमां दे विच काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली, जिवें कि तुहानूं टमाटर दे रेट, टमैटो के प्राइस जिहड़े नेगे ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, क्योंकि इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, बारिश होने दे नाल की हो गया अपने इस साल प्रोडक्शन घट गई, जिहदे करके की है टमाटर का रेट ज़्यादा हो गया, प्याज़ों के रेट जिहड़े नेगे ज़्यादा आउंदे रहिंदे ने। बट इदां नहीं हैगा जे एक बार रेट वध गया तो यह वधदे ही रहणगे, एक टाइम आऊगा जिहदे बाद की है इन्हां दी सप्लाई एंड डिमांड मैच कर जूगी, जिस तो बाद की है इन्हां दा प्राइस है जिहड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाऊगा। तां करके जिहड़ा है फूड प्राइसिस दे विच ते एनर्जी सैक्टर जिवें हुण तुहानूं देखिया होगा अगले साल इलैक्शन नेगे, अपने इलैक्शन के टाइम की है जी अपना हुण सरकार कह दूगी भी 10 रुपये असीं पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं या टैक्स छूट कर रहे हैं, तो इन्हां दे प्राइस दे विच की है वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव चलदा रहिंदा है, जिहदे करके की है कोर इन्फ्लेशन दे विच आपां इन्हां दोनां नूं कढ के जिहड़ी महंगाई काउंट करदे हैगे वो आ जांदी है कोर इन्फ्लेशन, ते इह लंबे समय लई काउंट करन लई या लंबे लॉन्ग टर्म दे लई मेजर कीती जांदी हैगी है, जिन्हां दे विच फूड आर्टिकल्स ते अपना एनर्जी सैक्टर नूं इनकलूड कीता जांदा है, तां ओह आ जांदा अपना हैडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है जी। तो हैडलाइन इन्फ्लेशन के फूड एंड एनर्जी सैक्टर के इन्होंने चीज़ों को इनकलूड करके जी महंगाई काउंट करते हैं वो हैडलाइन इन्फ्लेशन, जिथे इन्हों काउंट किए बिना या इन्हों छड्ड के आप जी महंगाई काउंट करते हैं वो होगी अपनी कोर इन्फ्लेशन। नैक्सट आया जी, वट इज़ द इक्वेटोरियल रीजन दैट हैज़ लो प्रैशर कॉल्ड, मतलब तुसी प्रैशर बेल्ट्स के बारे पढ़िया होएगा जी, प्रैशर बेल्ट्स के विच जिहड़ा इक्वेटोरियल रीजन के उत्ते लो प्रैशर बनती है उन्होंने की कहते हैं, तो इसका सही आंसर होया जी बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स। हुण आपने तुसी जिहड़ी 0 तो 5 डिग्री नॉर्थ ते 5 डिग्री साउथ के विचकार आ गई जी, वो आ गई अपनी पहला तो इक्वेटोरियल लो प्रैशर बेल्ट, इस तो बाद आ गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रैशर बेल्ट, ते सब तो उत्ते आ गई पोलर हाई प्रैशर बेल्ट, ठीक है जी। उसी तरीके नाल नीचे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रैशर बेल्ट, इधर आ गई सब पोलर लो प्रैशर बेल्ट, ते लास्ट हैगी है पोलर हाई प्रैशर बेल्ट, ठीक है जी। हुण
ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਵਿੰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 25 ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗੈਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਆਫ ਡੋਲਡਰਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ITCZ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਜ਼ੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਅਰਥ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਮਫੁਲ UV ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ UV ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਟ੍ਰੋਪੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋ, ਸਟ੍ਰੈਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮੀਸੋ, ਮੀਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਥਰਮੋ, ਥਰਮੋ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਈ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ UV ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦਮ ਸਿੰਘ ਲੈਡ ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਬਖਤ ਖਾਨ ਸੀਗੇ, ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਸੀਗੇ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸਿੱਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੇਰਠ UP, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਮੇਰਠ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ UP, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਹਰੀਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, at which Congress session did Dada Bhai Naroji announce that Swaraj was the goal of India's political efforts? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ 1886 ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ, 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ, 1905 ਬਨਾਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 1906 ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ 1906 ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਡਰੇਟਸ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਤੇ ਜਾਂ 4 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਡਰੇਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਥਿਓਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਮਾਰਚ 1946 ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ। ਮਤਲਬ
ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੈਥਿਕ, ਲਾਰੈਂਸ, ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਏਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਜੌਨਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਜੌਨਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇਗੇ? NK ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ, ਰਤਨ ਵਾਤਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ NK ਸਿੰਘ। ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਅ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਟਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਸੋ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ that they cannot be abrogated. Second है जी, fundamental rights cannot be abridged or taken away. Third आया, the constitution can be amended except in accordance with the procedure laid down in the article 368. Fourth है, the preamble of the constitution cannot be amended for it is not a part of constitution at the time of representation it real spirit. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਜੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, which one of the following is the time limit of the ratification of national emergency period by the parliament? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਰਮਡ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 14 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 1 ਮੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 2024 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟਡ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੋਮ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ?
ਇਹ ਤਾਂ मतलब ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है अप्रैल 5 is observed as the National Maritime Day. It was on this day in 1919 that first Indian merchant ship sailed off from the Mumbai to Dashport। मतलब कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ? ਐਥਨਸ, ਲੰਡਨ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਇਸਤਾਨਬੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲੰਡਨ। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलैक्ट्रीफाइड रेलवे नैटवर्क। मतलब भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹਰਿਆਣਾ। नेक्स्ट आया जी बेंगलुरु बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट नेम्ड डैश ऑन अप्रैल 1। मतलब कि पिक्सल नाम की कंपनी ने आपका पहला जो कमर्शियल सैटेलाइट है वो 1 अप्रैल ਨੂੰ लॉन्च किया, ਉਹਦਾ नाम की है? दृष्टि, नेक्स्ट आई टू पिकासो, शकुंतला। तो इसका सही नाम होया जी शकुंतला। नेक्स्ट आया इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम हैज़ बीन कमीशनड बाय द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इन विच प्लेस। मतलब टाटा ग्रुप द्वारा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਟਰੈਕਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੋਰਬੰਦਰ, ਭੁਜ, ਪਟਨ, ਢੋਲੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਢੋਲੇਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾਟੋ ਐਜ਼ ਦਾ 31st ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਐਸ ਲੈਡ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 31st ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡਸ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨੈਗੂਰੇਟਡ ਇਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭੋਪਾਲ, ਹੁਬਲੀ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੰਗਲੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਬਲੀ। ਹੁਬਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਸਵੋਰਨ ਇਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾदेश, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੰਗਲਾदेश। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ भगोरिया इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश के किहड़े कबीले दे नाल जिहड़ा है भगोरिया डांस का संबंध है? भील, गोंड, बहगा या सहारिया। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए भील ट्राइब। शिव कुमार शर्मा इज ए फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। मतलब शिव कुमार शर्मा इन्हां ऑप्शनस दे विचों किहड़े म्यूजिक यंत्र या किहड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रसिद्ध जिहड़े म्यूजिशियन सीगे? संतूर, सितार, सरूद, फ्लूट। तो इसका सही आंसर है जी संतूर। नैक्सट है जी द कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स इज। नीलगिरी हिल्स कित्थे आ गई जी? अपना जिहड़ा हैगा वैसटर्न घाट दे विच नीलगिरी दी पहाड़ियां आ जांदियां ने नीलगिरी हिल्स। ठीक है जी। तो इन्हां दे विच किहड़ा पेड़ है जिहड़ा सब तो ज़्यादा अमाउंट दे विच या ज़्यादा कॉमन स्पीशीज देखने को मिलता है? साल, टीक, पाइन, यूकलिप्टस। तो इसका सही आंसर है जी यूकलिप्टस। नैक्सट आया इन विच ईयर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज रिप्लेसड बाय अ काउंसिल ऑफ एजुकेशन। मतलब कि यह बेसिकली 1923 के टाइम से जोड़ा है जी 1823 मतलब अपने अर्ली 1800s के जोड़ा है जी एक कमेटी बनाई जाती है तो इनू बाद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के नाल कदों रिप्लेस किया गया? तो इसका सही आंसर है जी 1841। नैक्सट है इन विच जनरल कंट्री द फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स वॉज हैल्ड। एक चीज़ याद रखना जी यूथ ओलंपिक्स के पहला तो 15 तो 18 साल के बंदे ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जोड़े अपने ओरिजिनल ओलंपिक्स होंगे ने उन्होंने नालों अलग चलते हैं। ठीक है। तो रूरल ओलंपिक्स ने जोड़े पहली बार कितने हुए सी? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर ये 2010 के कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है जी। तो आज के सैशन के गाइस इन्ना ही, मिलते हैं जी नैक्सट सैशन के। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ, तो मैं आशीष आज आपका फिर हूँ कंप्यूटर में 86 में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास गिवन? फर्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ इन कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अ पार्ट ऑफ रैम, CPU, HDD मतलब हार्ड डिस्क या फिर AUX। तो आपके पास ये जो है अरिथमेटिक लॉजिक का पार्ट होता है, क्या बनेगा? बी। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉम्बे।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लास, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपके पास है बेसिक पर्पस ऑफ, जो बेसिक पर आपके पास पर्पस होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या होता है? स्टोर करना। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक पर्पस होता है, वो होता है कंप्यूट द डेटा, डेटा को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रहा विच कंट्री फंडेड द आरपानेट प्रोजेक्ट। फंडेड क्या, बल्कि बनाया भी इन्होंने था। सबसे अगर मैं बात करता हूँ तो अमेरिका, इन्होंने बनाया था। तो आरपानेट क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिन्होंने आपके पास सबसे पहली बार इंटरनेट बनाया था 9 में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? बट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन अ जीमेल। आपसे पूछा गया है कोई फाइल आप लोग जीमेल में अटैच कर, मैक्सिमम कितना डेटा अटैच किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10 MB, 20 MB, 25 MB। तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है आपके पास 25 MB तक आप को अटैच कर सकते हो, इससे ज़्यादा बड़ी फाइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस? तो सबसे पहले है ट्रैकबॉल इज एन डिवाइस, इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस, जो एन इनपुट डिवाइस, बट साउंड कार्ड जो है इनपुट, ये इनपुट डिवाइस है नहीं। दर इज अ डी। नेक्स्ट बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डेटा अ कंप्यूटर डिस्क कैन स्टोर अप टू। कॉम्पैक्ट डिस्क, नोट कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे सीडी बोला जाता है। तो सीडी में आप लोग कितना डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? तो 700 MB तक होता है, तो अप्रोक्सीमेट था तो 750। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ somebody wants to see which URL have been browsed by the user of a particular web browse, then which of the following feature is the most appropriate। तो आपके किसी डेटा ने किसी को चेक करना हो तो किस ब्राउजर से आप लोग उसे चेक कर सकते हैं? तो हिस्ट्री, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन या फिर रिफ्रेश बटन। तो आपके ब्राउजर में जाके आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को हम लोग, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डेटा पासिस थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर की बात करता हूँ, मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर जगह, जैसे कि इसका आंसर बनेगा स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इस सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, होते हैं, तो सेंट्रल के पार्ट के साथ कनेक्टेड हैं। तो आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन is not an trackball, joystick, SSD या फिर लाइट पेन। ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक हार्ड डिस्क पहले हुआ करती थी, हार्ड डिस्क के बाद जो नई आज की SSD ड्राइव। तो आंसर क्या आएगा? सी। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आपका यहाँ पे फिर से स्वागत करता हूँ। मॉक 86 में रीजनिंग में आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्या है? किरण वॉक 20 मीटर नॉर्थ, मतलब किरण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से नॉर्थ की तरफ वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। कितना? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर 20 मीटर जाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। देन आगे बात करते हैं, ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। यहाँ से राइट लिया और 30 मीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ से जाकर यहाँ तक ट्रेवल करा। देन टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। यहाँ से अगेन राइट लिया और 35 मीटर आपके पास यहाँ तक आ गया। देन आगे आपके पास क्या है? देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर और लेफ्ट गई। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर। ही अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यहाँ से लेके वापस यहाँ तक वो 15 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देन आगे है हाउ फार किरण फ्रॉम हिज
स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक के डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो अब वो कितना आता है आपके पास 30 आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 आएगा, जो कि रहेगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डायरेक्शन किरण इज फेसिंग नाउ। तो किरण जो है वेस्टर्न साइड फेस कर रही है, तो आंसर इज वेस्टर्न साइड। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास इन द इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग पैटर्न क्या है, EF GHI JK VUT SRQ ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोडिंग डालते हैं, यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे है 22, ठीक है, 6 है 21 है, 7 है 20 है, 8 है 19 है, ठीक है, 9 है 18 है, 10 है आपके पास 17 है, और 11 है और आपके पास 16 है। तो एक बात तो समझ में आएगी, हर एक लेटर का अपोजिट सब कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप 26 है और यहाँ पे 5 है, 18 है और 3 है, तो 26 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, इनमें से आंसर आएगा BAV सभी में है, R तो I आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब 3 था, 3 में 24 ऐड करोगे तो आपके पास C ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। कटिंग लगा के भी आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली सीरीज क्या है आपके पास यहाँ पे 46, 50, 47, 55, 49 एंड 61, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर आप लोगों ने निकालना है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे कुछ ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है 46 से 47, ठीक है। आपके पास 46 आ गया, 50 आ गया, 47 आ गया, 55, 49 था, सॉरी यहाँ पे 49 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लीजिए। तो 46 से 49 कितना हो गया आपके पास +1, अब 47 से 49 के ऊपर कितना हो गया है +2, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ कितना हुआ है, +5 हुआ है, देन 55 से 61 आपके पास +6 हुआ है, तो आगे आपके पास यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में आता तो यहाँ पे आता, अब ये ऑल्टरनेट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो +3 अगर कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा 52 इज योर फाइनल आंसर। ऑल्टरनेट सीरीज या फिर डबल सीरीज आपके पास आप बोल सकते हैं चल रही थी, ठीक है ना। लीजिए नेक्स्ट की बात करता हूं। अब आपके पास अगला क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर एंड द 4th वन इज डिफरेंट, चूज द ओड वन आउट। तो जेब्रा, लॉइन एंड टाइगर, ऑल दीज आर वाइल्ड एनिमल। ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास, वाइल्ड एनिमल है। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है जो कि हम लोग घरों में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टेबल, वुड, शर्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ लकड़ी से, लकड़ी से क्या बना होता है, टेबल। शर्ट किससे बनी होती है, क्लॉथ से, कपड़े से। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल, पोटैटो एंड कैबेज। तो आपके पास अगर मैं बात करता हूँ तो बड़ा डायग्राम क्या है, वेजिटेबल का, और ये क्या है पोटैटो का, और ये क्या है कैबेज का। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास अ मैन फेस टूवर्ड नॉर्थ। चलिए पहले डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ इसमें करने का तरीका क्या होता है। लीजिए यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन जो होती है वो सारी लिखनी पड़ेगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लिखा है अ मैन फेसेस टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। देन आगे आपके पास क्या है, देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से वापस आता तो यहाँ पे आता है, ठीक है। देन आगे क्या है, एट लास्ट ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो 90 तो यहाँ तक आ जाएगा और 45 और ऐड कर दोगे तो वो कितना आएगा 135। ही नाउ फेसिंग विच द साइड, तो ईस्टर्न साइड वो फेस कर रहा है, आंसर क्या आएगा ईस्टर्न साइड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे सारे के सारे रिलेशन जो है लेफ्ट टू राइट गिवन है, ठीक है। और क्या कहा है, माइनस का मीनिंग क्या है आपके पास यहाँ पे हस्बैंड, और आपके पास प्लस का मीनिंग क्या है डॉटर, और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है मदर। अब आपको ये बताना है कि इनमें से डेफिनेटली इंडिकेट पी इज द सन, मतलब पी को आपने क्या बनाना है, सन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम कटिंग मेथड से लगाते हैं कि पी क्या है, सन आना चाहिए किसका, जेड का। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट सारे के सारे रिलेशन चल रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट रिलेशन चल रहे हैं तो आखिरी जेंडर का रिलेशन पता नहीं चलता है, तो ये तो गलत है। आगे है पी माइनस, माइनस का मीनिंग था आपके पास हस्बैंड, आंसर हो सकता है, प्लस का मीनिंग था डॉटर, ये तो कैंसिल। इसको चेक करना पड़ेगा। जेड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग था आपके पास जेड इज द मदर ऑफ पी, जेड इज द मदर ऑफ पी। अब बनाना क्या था आपके पास, P इज द सन ऑफ जेड, तो आगे है P प्लस, प्लस का मीनिंग है आपके पास डॉटर, तो ये भी आपके पास गलत हो गया, ये भी गलत है, तो आंसर आएगा आपके पास डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आपके पास नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ क्वी ए इज 18 फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, A is 18th from the front while B is 16 from the back. B is 16 from the back. If C is 25th from the front, C is 25th from the front and exactly in the middle between A and B, then how many person are there in a queue? आपके पास ये पूछा गया है कि टोटल नंबर आपके पास जो है कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब आप लोगों ने यहाँ पे निकालने हैं। तो ये देखो आपके पास लेफ्ट साइड से है, ये आपके पास राइट साइड से है, और ये दोनों के दोनों मिड में है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चेक करें, इफ इन अ क्यू ए इज 18 फ्रॉम द फ्रंट वाइल बी इज 16 फ्रॉम द बैक, इफ सी इज 25th फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर ये लेफ्ट साइड से है तो ये भी लेफ्ट साइड से है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को निकालना है टोटल आपके पास हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो। तो आपके पास यहाँ पे देखा जाए, देखो 18 और 25 आपके पास यहाँ पे 25, ठीक है ना। हाँ, तो निकालने की कोशिश करते हैं जरा। 18 और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं दोनों को, देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, फॉर्मूला में तो यही रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, लेफ्ट साइड से 25 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको 16 ले लेते हैं, 16 प्लस, ठीक है, और अगर -1 कर देता हूँ तो कितना है आपके पास 15, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, नहीं, तो बात आपके पास बनेगी सी नहीं, ठीक है। आपके पास कितना बन जाएगा 30 और 10 40, 40 में आपकी बात यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। तो अब अगर हम यहाँ पहले इसकी बात करते हैं तो जरा इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, पहले इसको ऐड करते हैं, 18 प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 1, तो अगर यहाँ पे 24 था, 4 और 8 12, 2 32, और 2 और 1 3 और 1 4 42, ठीक है। अगर 42 की मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे, अब देखो एक सिंपल सी बात है, देखो इतना बड़ा बनने की हमें ज़रूरत नहीं थी, अगर हम थोड़ा और छोटा सोच लेते तो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता। 18 और 25 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल पाए तो बीच के बच्चों को ऐड करके भी निकाल सकता हूँ, एक तरीका ये भी तो है। 18 और 7 25, तो यहाँ पे भी कितने हैं 7 है, ठीक है, तो 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 और 16 कितने हो गए 42, ऐसे भी निकाल सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, इसे ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा। 25 प्लस 7 कितना हो गया, 7 5 12 32, 32 और 16 कितना हो गया, 6 और 2 8 और 3 1 4, -1 कर देंगे तो आपके पास 47, तो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन, देखो क्या था, आपसे मिडल निकालना था, बड़ी सिंपल, टोटल निकालना था। अगर इन दोनों के बीच में 7 बच्चे तो इस तरह भी 7 ही होंगे, तो यहाँ तक तो 25 हैं, 25 प्लस 7 32, और यहाँ आखिरी से 16 हैं, तो एक वैल्यू 2 बार काउंट कर ली, इसलिए -1 कर देगा, तो 47 आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिपब्लिक डे इज 1966 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन वेंसडे, ठीक है, तो 1996, ठीक है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे,
देखो 26 जनवरी 1996 तो क्या था, वेंसडे था, तो आपके पास 1997 को क्या, ठीक है। अगर यहाँ वेंसडे था तो यहाँ पे थर्सडे आना चाहिए था, पर ये लीप ईयर था तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्राइडे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर ऑफ 1991 कुड बी यूज्ड अगेन। ये 1991 का कैलेंडर अगली बारी कब यूज़ किया जा सकता है, उसको जरा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो 1990 के बाद 1991 आपके पास 91 का सेम आना चाहिए। तो 1990 से अगर 1991 की बात करें तो पहले ही कट गया, ठीक है। 92 का सेम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 97 का आएगा। अब आप लोगों को 97 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चेक करना पड़ेगा 1997 से लेके 1991 तक, ठीक है। तो 1997 प्लस 98 प्लस 99 प्लस अच्छा नहीं, उल्टा लिख दिया, 1991 से लिखना था यहाँ पे, ऐसे लिखा जाएगा। उन्नीस सौ इक्यानवे से 1997 तक, ठीक है। तो 1991, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, 96 तक आप लोगों को और डे निकाल के देखने हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 7 हो गए तो उसका मतलब है कि 1997 साल जो है सेम रिपीट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1, यहाँ पे आपके पास 88, 4, 92, ठीक है। तो ये लीप ईयर आएगा तो 2 और डे बचते हैं। एक है आपके पास 92 के बाद 96 आपके पास लीप ईयर आता है 2, तो आपके पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 1 3 4 5 और 6 और 2 8, ये तो लीप ईयर नहीं बना, तो ये तो लीप ईयर नहीं बना, मतलब ये तो कटा नहीं पूरा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ 1991 से 1991 से 2002 तक, देखो 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 2000 प्लस 2001, ठीक है। 2001 तक क्यों लेंगे, क्योंकि 2002 तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ओड डे कितने बचेंगे बेटा, 1, यहाँ पे कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचेंगे 1, यहाँ पे कितने बचेंगे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 1। तो 1 और 2 3 4 5 6 और 2 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर 14 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2001 तक वो सेम कैलेंडर आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2002 जो था वो सेम कैलेंडर आपके पास रिपीट, सेम दिन ही आपके पास आ जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है ओड डेज का, जो आपके पास आया, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। ये लॉन्ग कट मैंने करवाया ताकि आपको ये समझ में आए। चलिए होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सोल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 86। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44 इफ द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट number is 8:15, while the sum of smallest and the second smallest number is 62, then find the difference between second smallest and the smallest number। तो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है। देखो अगर हम यहां से एक चीज देखें, 3 नंबरों का एवरेज दे रखा था। सपोज अगर वो 3 नंबर आपके A B C हैं और ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, और इन तीनों का एवरेज कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। मतलब A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 3। यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। कितना सम होगा 132। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ठीक है, while the sum of smallest and the second smallest number, मतलब A और B का जो सम है वो आपको 72 दे रखा है, ठीक है।
अगर 72 दे रखा है तो सी की वैल्यू क्या होगी आपकी 60 होगी, सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। आई होप यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। उसके बाद उसने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस दिया है, रेशो दिया है 8:15, मतलब ए और सी का रेशो दिया है 8:15। 15 की वैल्यू कितनी है 60, तो मतलब 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 32 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 32 है तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 40, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 41 ईयर्स। दो लोग हैं ए और बी, उनकी एज का जो टोटल है वो 41 दे रखा है। उसके बाद द एज ऑफ ए 2 ईयर हैंस, मतलब जो ए की एज है वो 2 साल के बाद, मतलब a + 2 इज इक्वल टू एज ऑफ सी 1 ईयर्स एगो, और वो सी की एज के 1 साल पहले की एज के बराबर है। तो अगर यहां से हम सी की एज निकालें, देखो अगर मैं यहां से इसको सी की एज को ए की टर्म में निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा a + 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, द एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस, एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 1 ईयर एगो, इज इक्वल टू एज ऑफ बी 1 ईयर एगो। ठीक है, अगर यहां से देखो अगर आप बी की बात करोगे, जो बी की एज है वो कितनी हो जाएगी a + 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी a + 5। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2। अगर b की वैल्यू यहां पुट कर दें तो a + 5 इज इक्वल टू 41, तो 2a ये उधर चला जाएगा। अगर -5 करोगे तो कितना बचेगा 36, तो मतलब a की जो एज है वो आपके पास कितनी होगी 18 होगी। अगर a की एज 18 है तो मतलब जो b की एज है वो आपके पास 18 + 5 23, और c की एज कितनी हो जाएगी 18 + 3 21 हो जाएगी। उसके बाद इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ a एंड d इज 3:4, मतलब ये कितने की वैल्यू है 3 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 6 है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 4 24 हो जाएगी। उसने पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन c एंड d, तो 21 और 24 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका 3 ईयर होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मनु इन्वेस्ट 13% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन FD, 12% इन PPF, मतलब टोटल इनकम का 13 + 12 25% तो उसने इन्वेस्ट कर दिया। 3/25 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, देखो अगर हम मान ले टोटल 100 है, 100 में से 25 तो कर दिया, बचा कितना 75, और 75 का 3/25 इसको डिवाइड करेगा, मतलब 9 पार्ट उसने किस पे किया है क्लॉथ पे खर्च किया। ठीक है, अगर 75 में से 9 खर्च कर दिया, बचा कितना 66। अब वो क्या कह रहे हैं 66 का 3/11 6 पे डिवाइड करेगा, मतलब कितना बचा 18 बचा। ये किस पे खर्च किया था उसने, फूड पे खर्च किया था, तो 66 में से 18 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास 48। अब कितना बचा हुआ है 48 बचा हुआ है। 5/12 ऑफ द रिमेनिंग 48 का 5/12 इसको 4 पे डिवाइड करेगा, मतलब 20। ये किस पे खर्च किया है, एजुकेशन पे खर्च किया है। 48 में से अगर उसने 20 भी खर्च कर दिया, ठीक है, तो आपके पास अब कितना बचा हुआ है 28 बचा हुआ है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम, मतलब जो 28 बचा हुआ था उसका भी हाफ उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना 14 इन्वेस्ट किया है। In a scheme which offer 10% simple interest, from which after 5 years he get 16,800 amount। देखो 10% 5 ईयर के लिए लगाया और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, मतलब 50% इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 16,800 रुपए जो है ये टोटल अमाउंट है, मतलब ये 150 की वैल्यू है इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 से इसको डिवाइड करूंगा मैं, पहले 1 पे करेगा, ठीक है, 1 पे करेगा, फिर 18, फिर 1 पे करेगा, फिर 30, फिर 2 पे डिवाइड करेगा। ठीक है,
मतलब जो प्रिंसिपल था वो 11,200 रुपए था, तो जो 14 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी 11,200 रुपए के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाय 14 और 100 की वैल्यू, ये इसको 8 पे डिवाइड करेगा, मतलब जो टोटल प्रिंसिपल था ना वो 80,000 आ गया। टोटल प्रिंसिपल था वो कितना आ गया, 80,000। उसने पूछा है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी एंड पीपीएफ, मतलब 25%, इसका चौथा हिस्सा। तो ऑप्शन बी 20,000 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा था, मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर आर इन द रेशियो, शर्ट और ट्राउजर का रेशियो कितना है, 1:2, 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, ठीक है, इसके ऊपर वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। और इफ द टोटल डिस्काउंट इज 30%, मतलब टोटल कितना 30, इसका 30%, अगर 30 का 30% डिस्काउंट देंगे तो नो, मतलब यहां डिस्काउंट मिला था 5 का, इसका 5 कितना होगा, 5/20 मतलब 1/4 कितने का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सोल्ड ए पेन टू बी एट ए 60 रुपीज प्रॉफिट, ए ने बी को एक पेन सेल किया 60 रुपए के प्रॉफिट पे, एंड बी इंक्रीज इट्स मार्क प्राइस बाय 50%, और बी ने क्या किया, जो भी मार्केट प्राइस था, मतलब जो भी उसका प्राइस था, जिस प्राइस पे उसने खरीदा है उसको 50% से इंक्रीज कर दिया, एंड देन सोल्ड इट टू सी एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, और फिर बी ने उसको सी को सेल कर दिया है 25% के डिस्काउंट पे। प्रॉफिट अर्न बाय बी इज 10 रुपीज मोर देन ए, और जो बी ने प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना अर्न किया है, 10% प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है। द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा सॉरी, देखो अगर मैं बी और सी के बीच की कहानी की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करूं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की, क्योंकि उसने 25% का डिस्काउंट दिया है जब उसको सी को सेल किया है उसने, ठीक है, और 50% उसने मार्कअप प्राइस ज्यादा रखा था। तो हम कह सकते हैं कि मान लो एक 100 रुपए का आर्टिकल था, तो उसने क्या कर दिया, इसका मार्कअप जो है वो कितना कर दिया, 150 कर दिया, और 25% का जो डिस्काउंट है, मतलब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है मेरा, 2:3। 50% का डिस्काउंट मतलब 4 रुपए के आर्टिकल को उसने 3 में सेल किया है, 4 रुपए के आर्टिकल को उसने 3 में सेल किया है, ये तो सेम होगा, ऊपर 4 से और नीचे इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 और 12 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मतलब इसने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो कि कितने के इक्वल है, 70 के इक्वल है, ठीक है, एक कितने के इक्वल है, 70 के इक्वल है, तो 8 कितने के इक्वल हो जाएगा, 560 रुपए के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब बी ने वो आर्टिकल 560 में खरीदा था, 560 में खरीदा था, तो ए ने प्रॉफिट कितने का लिया था, 60 रुपए का, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 500 होगा, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 500। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू ₹1124 in 3 years if the rate of interest is 5% for the first year, 4% for the second year and third। देखो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 12% इंटरेस्ट होगा, और वैसे भी प्रिंसिपल ही आपका 1122 है, तो उससे बड़े अमाउंट है इतना 1124 रुपए, तो उनसे छोटा ही तो होगा, तो उससे बड़ा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7⁻126 इज डिवाइड बाय 48, फाइंड द रिमाइंडर। देखो 7⁻126 डिवाइड बाय 48, अगर मैं इसको लिख लूं 7⁻2 होल रेज टू पावर 63 डिवाइड बाय 48, लिख सकते हैं इसको ऐसा। 7⁻2 कितना होता है, 49, और 49 को जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3। देखो 7 और उसके पीछे कितने जीरो डिजिट है, 3 डिजिट, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है सिर्फ, तो 7000 माइनस 30, तो 6970 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12,
ए बी और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है कितना हमारे पास 7 9 और 12, ठीक है। ये दे रखा है 7x 9x और 12x। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी हमारी, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो, ये तो इनकम का रेशियो हो गया, और एक्सपेंस किस रेशियो में है 8:y 9:y और 15y, ठीक है। इफ ए सेव इज 1/4 ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। देखो ए की सेविंग क्या होगी 7x माइनस 8y, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि ये किसका है, उसकी सेविंग का 1/4 है, उसकी इनकम का 1/4 है, ठीक है। देखो 7x माइनस 7x बाई 4 इज इक्वल टू 8y, 28 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 32y। तो यहां से अगर हम x और y का रेशो भी बना लें तो हमारे पास 32:21 बन रहा है, 32:21 बन रहा है। या इसको हम सेविंग में कैलकुलेट करने ना, इसको रेशो नहीं बनाते, इसको एक दूसरे की टर्म में लिख लेते हैं कि अगर y की वैल्यू यहां से निकालनी है तो ये हो जाएगी 21/32x, ठीक है। और अगर x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम कह सकते हैं कि 32/21y, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको अब इसको वैसे यूज कर सकते हैं। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। अब बात करें b की सेविंग की। देखो b की सेविंग कितनी होगी 9x माइनस 9y। अब y की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 21/32x हो जाएगी सॉरी, ठीक है। अब देखो अगर यहां से सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 32 होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9x तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 9x कॉमन आ जाएगा तो 32 माइनस 21 तो 11, 99/32x, 99/32x, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया b का, ये हमने कैलकुलेट कर लिया b का, और c का कैलकुलेट करेंगे तो 12x माइनस 15 इंटू 21/32x। एलसीएम लेंगे तो देखो यहां से भी कितना होगा 32 ही होगा, ठीक है। अब यहां से अगर कॉमन लेते हैं तो ये 12 इंटू 32 है और ये आपका 15 इंटू 21 है, तो इसमें से कॉमन आपका 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर 3 कॉमन आप लेते हो यहाँ से तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 32 y। 28 में से अगर 5 गया तो 23 बचेगा 23 69/32y। ये आपकी सी की सेविंग आ गई। तो देखो यहां से हमने ए बी सी तीनों की सेविंग कैलकुलेट कर ली है एक्स की टर्म में, ठीक है। अब एक्स की टर्म में हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर सेम अगर इसमें भी हम यहां भी ए के लिए भी पुट कर दे तो और आसान हो जाएगा 7x माइनस 8 इंटू 21/32। इसमें से देखो अगर 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 32 माइनस 24 डिवाइड बाय 30 मतलब 56। तो 56 69 56 99 और 69, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी हमारी, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज टू बी कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स एंड सेकंड इन 20। देखो जो 5 आवर्स और 4 आवर्स दे रखा है इसका सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, मतलब जो कैंडल है उसकी लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली है 20 एज्यूम कर ली है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट दे बर्न एट कांस्टेंट रेट इफ इन हाउ मेनी आवर्स देयर हाइट विल बी इन द रेशियो 3:2। देखो अगर ये 5 घंटे में करती है तो इसकी जो स्पीड एफिशिएंसी है वो 4 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 20 में से इसने टाइम लिया होगा 4 आवर्स, तो इसको 4 इंटू टी के कितना टाइम लिया था
और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5t, और यही रेशियो कितना आपके पास 3:2 है। यही रेशियो आपके पास कितना है 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 8t, 60 माइनस 15t। ठीक है, देखो -15 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7t इज इक्वल टू 20, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:1। द परसेंटेज ऑफ सिरप, वो 3 है, कितने में से 4 में से, 3/4 मतलब 75%। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। Traveling at a certain speed, Ram take 1 hour more than Shyam to reach the point B. If Ram double his speed, he will take 30 minutes less time to reach at point B. At what speed was Ram driving from point A to B? ठीक है कि अब A से B तक उसको जाने में कितना टाइम लग रहा था। देखो इस क्वेश्चन में आप अगर चाहो तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो, और इक्वेशन बनाना चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। राम की स्पीड को अगर हम r ले लें तो 60 डिवाइड बाय r, और 60 डिवाइड, और श्याम की स्पीड को s ले लें। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि राम ने कितना टाइम लिया था, 1 घंटा कम लिया था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1। और जब राम अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2r, और 60 डिवाइड बाय s इज इक्वल टू 30 मिनट मतलब 1/2। ठीक है, कुछ ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। चलो अब अगर हम बात करें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और दोनों के बीच का, यहीं से अगर इक्वेशन भी बना सकते हो। वैसे देखो ज्यादा कुछ, अगर 1/r को अब x मान लो और 1/s को आप y मान लो, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 60x माइनस 60y इज इक्वल टू 1, और इधर से हो जाएगा 60y माइनस 30x, क्योंकि इसको डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60x माइनस 60y इज इक्वल टू 1, तो 120y माइनस 60x इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 120 में से 60 गया तो मतलब 60y इज इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/60। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं 1/60, तो ये उधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/30। तो राम की स्पीड कितनी थी, 30 थी। आई होप क्लियर होगा ये। उसके बाद ए ट्रेन पासिस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 250 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो दोनों केस में जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशो है वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशो। ट्रेन की लेंथ, जब उसने 500 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस किया तो उसने टाइम कितना लिया था, 100 सेकेंड, और जब उसने 250 मीटर वाले को क्रॉस किया तब टाइम कितना लिया, 60 सेकेंड। तो 3 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3t प्लस 1500 इज इक्वल टू 5t प्लस 1250। ठीक है, तो 2t किसके इक्वल आ गया आपका 250 के, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 125। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। So welcome to this English section. Let's check what we have in store as per the English section. ये है आपके सामने एक कॉम्प्रीहेंशन, दो बहुत ही बेसिक है बट स्टिल आना तो चाहिए। एक लोकल ईटरी के अंदर एक रीसेंट नाइट की बात है, उसने एक फैट ब्राउन डॉट देखा, मोटा सा ब्राउन कलर का डॉट देखा जो काउंटर के टॉप के ऊपर से जा रहा था। जैसे वो नीचे को गया और नैपकिन होल्डर के नीचे से निकला, वो एक क्रैक के पास, मेन्यू के जो रैक के पास क्रैक होता है उसके पास हो गया और एकदम से क्या बोलते हैं, एंड मेड अ डैश फॉर अ ग्लास ऑफ आइस वाटर। अब एकदम से उसने फुर्ती दिखाई और इट बिकेम क्लियर दैट ये कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं है। उस फुर्ती से एक वो तो कॉकरेच और मोस्ट एंड्योरिंग ऑफ ऑल मैनकाइंड एसोसिएटेड, राइट, ऑब्वियसली बहुत देखा जाता है।
कहता हालांकि मेरी जो एपेटाइट थी, भूख थी, वो मर चुकी थी, वेट्रेस को तो एम्बैरेसमेंट ही नहीं हुई, वो तो फ्रस्ट्रेट थी बस। हाँ, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस बात पर जब उसको मारने लगी थी, एक न्यूज़पेपर का रोल बनाया हाथ में और उसने एक जोर की ठा मारा, पर कॉकरोच तो बीच में से निकल आया और वापस आते हुए न्यूज़पेपर के रोल में से एक थोड़ा सा स्टन होकर, लेकिन उतना ही थर्स्टी जैसे उसको पानी की प्यास थी ना, वो बार की तरफ चला गया। अब फैट ब्राउन डॉट पैराग्राफ में किस चीज को रेफर कर रहा है? ऑफ कोर्स कॉकरोच को। राइटर का रिस्पॉन्स वेट्रेस के रिएक्शन में वाज वन ऑफ व्हाट? अभी राइटर क्या हो गई थी? एंगर, सरप्राइज, फ्रस्ट्रेशन या एजिटेशन? वो कहती यार उसको फर्क ही नहीं पड़ा, एम्बैरेसमेंट तक नहीं हुई। वो फ्रस्ट्रेशन कब हुई थी? जब वो उसको मारने लगी थी और मरा नहीं था। तो यहां पर इट वुड बी अ सरप्राइज। एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट द कॉकरोच वॉज डेड, अनकॉन्शियस, एलिमिनेटेड। बाद में तो भाई साहब जिंदा निकल कर आए थे वो। लोकल ईटरी का मतलब क्या होता है? कैंटीन के रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट कह सकते हैं ना, उसको बोला जाता है एक लोकल ईटरी, रेस्टोरा। क्रिएचर का मतलब क्या है यहां पर? ऑब्वियसली ऑन इंसेक्ट की बात कर रहा था। वैसे ऑर्गेनिज्म भी क्रिएचर होते, सब कुछ क्रिएचर ही होते, पर यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में क्रिएचर इंसेक्ट था। यहां पे आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है गाइस, तो ऑपोजिट का आपको मतलब पता ही है कि ऑपोजिट मतलब ये मिलता जुलता नहीं, उससे उल्ट बताना है। तो सबसे पहले आया द कैरेक्टर विदाउट अ ब्लेमिश इज अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर। ब्लेमिश इज लाइक दाग धब्बा काइंड ऑफ, उसका ऑपोजिट हो जाएगा एनहांसमेंट। रीयूनियन होता है दोबारा जुड़ना। ओवरवेलमिंग थी जब वो रिटर्न हुआ बड़े लॉन्ग टाइम के बाद, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मीटिंग, डिवीजन, पार्टिंग, होमकमिंग। अब देखो देखकर पता लग रहा है कि ये पार्टिंग है, बिछड़ रहे हैं। डिवीजन तो डिवाइडेड है ना पहले से ही। एरर बताना, माई बुक इज सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो इट हैज कॉस्ट मी मच लेस। अब माई बुक इज सुपीरियर टू, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्व्स, क्योंकि वहां बात कर रहा है ऑल ऑफ यू की, तो एक से ज्यादा है, तो योर सेल्व्स हो जाएगा। नो सूनर हैड शी अग्रीड, उल्टा चलेगा। नो सूनर हैड शी अग्रीड, नो सूनर डिड शी, डिड के साथ अग्रीड नहीं लगता, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। द पुलिस बुक द केस अगेंस्ट द ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। अभी देखो पुलिस ने केस बुक तो नहीं किया होगा, हॉल तो है नहीं बुक कर रहे हैं, तो ये सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पुलिस फाइल्ड द केस हो जाएगा, राइट। तो पुलिस ने एक केस जो है उसके अगेंस्ट फाइल्ड कर दिया। अगला, ओ खाइजर हैड बीन अ वेरी पियस एंड वाइज ओल्ड मैन। खिजर बोलो या खाइजर बोलो, पता नहीं क्या है। तो खाइजर जो था वो बड़ा ही एक शुद्ध और समझदार ओल्ड इंसान था। उसके बाद क्या लग सकता है? खिजर वुड देन अपीयर, वुड देन क्यों लगा रहा है? डायरेक्टली आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। इन पर्शिया हूवर एनी प्रॉब्लम वुड प्रे टू हिम, क्यों? अभी तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो क्यों से भी नहीं स्टार्ट होगा। ही वुड लिव अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट तो आया ही नहीं। ही हैड अ ड्रंक नेक्टर इन वाटर ऑफ इटर्नल, उसने नेक्टर पिया था जो वाटर है एटर्नल लाइफ के लिए, मतलब फॉर सपोज जिंदा रहने के लिए। तो आंसर कहाँ हो जाएगा? एस से स्टार्ट होता हो जाएगा। देयर वी गो।